हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इनकम टैक्स का न्यू टॉपिक, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरीज़। और आप जानते ही हैं ये हमारा फर्स्ट हेड है इनकम का, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं इनकम टैक्स की। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इनकम टैक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप अदर टॉपिक्स भी वॉच कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज़ की आज हम बात करेंगे। राइट, चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। राइट, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज़ को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और ये मैंने खुद बनाए हैं। इम्पॉर्टेंट जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसको ही कवर किया है मैंने, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हमारे कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है सेक्शन 15 to 17 के अंडर आता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। तो सैलरीज से आप क्या समझते हो? सैलरीज क्या है? सैलरी मतलब क्या होती है सैलरी, है ना? तो एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस इज कॉल्ड सैलरी। सिंपल सा मीनिंग है कि रेम्यूनरेशन पे करी जा रही है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एज अ कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस। जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसके बदले एक कंसिडरेशन के नाम को हम बोलते हैं सैलरी, कि उसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, उसको हम बोलते हैं सैलरी। तो इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स It includes the monetary value of those benefits and facilities provided by the employer which are taxable। तो सैलरी में मॉनेटरी वैल्यू और वो सभी बेनिफिट्स, वो सभी फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड होंगी जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है अपने एम्प्लॉय को, और वो भी क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। अंडर सेक्शन 15 की बात करें तो फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। अब कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो टैक्सेबल होती है, हमारे सैलरीज के हेड में आती है ना। तो नंबर 1 हमें गिवन है द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। कि कोई सैलरी ड्यू है, मतलब अभी एम्प्लॉयर ने देनी है अपने एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉय क्या है? असेसी है। राइट, और प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो पे करी हो चाहे ना करी हो, वो क्या है? टैक्सेबल मानी जाएगी और हमारे सैलरीज हेड में आएगी। ऑल राइट, दूसरी बात बोली गई है सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। तो यहाँ पे हमसे बात की गई है, बोला गया है कि सैलरी पे करी गई है या फिर अलाउ की गई है एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। कहने का मतलब है कि जब उसको पे की जानी थी उससे पहले ही सैलरी उसको मिल गई। ऑल राइट, बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। ऑल राइट, कि जब उसको मिलनी थी उससे पहले ही उसको अगर सैलरी पे हो जाती है या अलाउ कर दी जाती है, तो वो भी हमारे सैलरीज हेड में आएगा और वो भी टैक्सेबल होगी। सी पॉइंट, एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर इफ़ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है कि सैलरी, कुछ ऐसी सैलरी जो पे तो कर दी गई थी, लेकिन क्या हुआ था, उस पर जो है इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, तो वो वाला जो सम है, वो जो अमाउंट है, वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा और वो सैलरीज हेड में आएगा। ठीक है, जिसमें हमने
पहले अगर मान लो दे दी हमने प्रीवियस ईयर में और हमने उसको इनकम टैक्स नहीं चार्ज करा, तो वो वाली जो अमाउंट है वो भी चार्जेबल होगी, हमारे सैलरीज हेड में आएगी। एक्सप्लेनेशन में हमें गिवन है इफ़ एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज़ इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, कि अगर सैलरी एडवांस में पे कर दी गई है तो वो टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है, किसी भी पर्सन की हो चाहे और किसी भी प्रीवियस ईयर की बात हो चाहे, ठीक है। तो अगर वो सैलरी एडवांस में पे की गई है तब भी वो टोटल इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी और वो फिर टैक्सेबल भी होगी। तो इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम। एक बात बोली गई है कि जब एक बार आपने टोटल इनकम में उसको ऐड कर दिया तो अगेन दोबारा आप उसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे उस पर्सन की। ऑल राइट, देखो जैसे आपने एडवांस में ही अगर उसको मिल गई तो उसी टाइम उसकी टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगी ना, दोबारा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दोबारा उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है टोटल इनकम में। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 2। तो एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। तो बात की गई है पार्टनर ऑफ अ फर्म की, कि कोई फर्म का पार्टनर है ना, फर्म का पार्टनर है और उसको कोई सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन या फिर कोई रेम्यूनरेशन मिलना है या फिर मिल चुका है फर्म से, शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी, उसको आप सैलरी की तरह नहीं लोगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि अगर पार्टनर ऑफ ए फर्म की बात हो तो अगर उसको कोई सैलरी और बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन है ड्यू या फिर रिसीव किया है उसने, तो उसको आप सेक्शन 15 के अंदर नहीं ले सकते एज अ सैलरी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। प्लेसेस की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर। तो नंबर 1 पॉइंट है, इफ़ एनी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इज अर्नड इन इंडिया इट इज़ डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है हमें कि कोई इनकम अगर हमारे सैलरीज हेड के अंडर आती है और वो टैक्सेबल होती है और वो इंडिया में ही कमाई गई है, इंडिया में ही अर्न की गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंडिया में ही अराइज हुई है। ऑल राइट, इट इज़ डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, तो वो इंडिया की ही इनकम मानी जाएगी, मतलब इंडिया में ही वो इनकम अराइज हुई है। ओके, और वो टैक्सेबल होगी। दूसरे पॉइंट हमें बोलता है कि इफ़ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडिया गोज ऑन टू लीव आउटसाइड द कंट्री, मतलब कि एक पर्सन काम तो इंडिया में करता है, एम्प्लॉयमेंट तो उसको इंडिया ने दिया है, एम्प्लॉयड तो वो इंडिया में ही है, लेकिन वो बाहर जाकर काम कर रहा है कंट्री में, किसी और कंट्री में बाहर जाके काम करता है एंड ड्रॉज हिज सैलरी फॉर द लीव पीरियड देयर, द लीव सैलरी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो वहाँ से कुछ सैलरी ले लेता है कुछ पीरियड की, तो वो सैलरी भी क्या मानी जाएगी कि वो सैलरी इंडिया में ही अर्न की गई है। ऑल राइट, वो सैलरी इंडिया में ही अर्न की गई है। उसके बाद इफ़ अ पर्सन आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन इंडिया रिटायर्स फ्रॉम सर्विस एंड सेटल आउटसाइड इंडिया, कि अगर एक पर्सन ने इंडिया में ही काम करा और फिर वो रिटायर हो गया अपनी जॉब से और फिर वो किसी और देश में सेटल हो गया, है ना, इंडिया से बाहर किसी और देश में सेटल हो गया, तो द पेंशन ड्रॉन बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया। तो वो जो पेंशन अगर वो निकाल रहा है तो पेंशन वो क्यों मिल रही है उसको, क्योंकि उसने इंडिया में सर्व किया था, इंडिया में जॉब की थी, उस वजह से उसको पेंशन मिल रही है। और वो पेंशन अगर वो बाहर भी निकाल रहा है तो वो जो इनकम है वो मानी तो इंडिया की जाएगी कि उसने अर्न तो इंडिया में ही किया, भले ही वो अब आउटसाइड सेटल हो गया हो, है ना, क्योंकि सर्विस उसने कहाँ करी, इंडिया में करी, उसी वजह से उसको पेंशन मिल रही है। अब भले ही वो बाहर जाके सेटल हो गया हो, लेकिन पेंशन अगर वो निकाल रहा है तो वो जो पेंशन है, वो जो इनकम है, वो इंडिया की अर्नड इनकम मानी जाएगी, ठीक है, अर्नड इन इंडिया माना जाएगा एंड विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम, उसको हम इंडियन इनकम ही बोलेंगे।
फोर्थ केस है इन द केस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की गई है इंडिया के, एंड इज ट्रांसफर टू वन ऑफ इट्स ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एम्बेसीज होती है हमारी बाहर देश में, कंट्रीज में होती है, राइट, हम जानते हैं। तो बेसिकली वो इंडिया की ही होती है। तो इंडिया का एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किसी बाहर सेटल हो गया है, सेटल नहीं हुआ, जॉब के पर्पज से उसने ऑफिस ज्वाइन करा इंडिया का ही बाहर कंट्री में, तो विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो वो जो टैक्स है, जो उसको सैलरी मिल रही है, तो टैक्स तो वो इंडियन गवर्नमेंट को ही पे करेगा ना कि वहाँ पे करेगा, राइट, क्योंकि इंडिया के ही ऑफिस में वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इंडिया के ऑफिस में ही वो बाहर काम कर रहा है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी क्रिटिकल बात ही नहीं बोली गई, सिंपल सी बात बोली गई है। तो विच ही अर्न्स एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, मतलब भले ही वो आउटसाइड कमा रहा है, अर्न कर रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन टैक्सेबल तो होगा इंडियन के लिए, है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा उसको टैक्स, क्योंकि इंडिया से उसकी सैलरी आ रही है। तो अलाउंसेज एंड पर्क्स रिसीव्ड बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक बात भी बोली गई है कि अगर कुछ अलाउंस और पर्क्स अगर उसको मिलते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो एग्जेम्प्ट माने जाएंगे टैक्स से, ठीक है, उस पर उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो सैलरी पे टैक्स पे करना पड़ेगा, अलाउंसेज एंड पर्क्स पे उसको छूट दी गई है। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ सैलरी के बारे में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। तो आप देख रहे हैं सेक्शन 17 में हमारे सैलरी आता है, हमारी परक्विजिट्स आती है, हमारी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस इंक्लूड होती है, एन्युटी और पेंशन इंक्लूड होती है, ग्रेच्युटी, इसके बारे में आप डिटेल में आगे चैप्टर में रीड करोगे। कोई भी फीस, कोई कमीशन, कोई पर्क्स, कोई प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, तो ये सब सैलरी में इंक्लूड होता है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, आपको एडवांस में कोई सैलरी मिली है वो भी, बट नॉट लोन फॉर परचेजिंग अ कार, साइकिल, स्कूटर और ए हाउस। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, वो इंक्लूड नहीं होगा, ओके। तो एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। तो कोई भी पेमेंट रिसीव की गई है एम्प्लॉय के द्वारा किसी भी पीरियड के लिए, है ना, किसी भी पीरियड की, तो वो भी है अवेल्ड बाय हिम, है ना, तो वो भी इंक्लूड होगी। उसके बाद टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफ़र बैलेंस, जो भी टैक्सेबल पोर्शन है वो भी इंक्लूड होगा। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट, वो भी। और अब हमें एक चार्ट गिवन है हमें, जो कि बता रहा है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सैलरी में इंक्लूड होता है आपकी बेसिक सैलरी, आपकी अलाउंसेस, आपके परक्विजिट्स, आपकी प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, कि सैलरी के बदले में प्रॉफिट मिला, है ना, वो भी। उसके बाद ग्रॉस सैलरी बनती है आपकी इन चारों को मिला के प्लस करके। उसके बाद डिडक्शंस भी जो है हमारे अंडर सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शंस भी प्रोवाइड की जाती है, वो लेस होती है, उसके बाद आप टैक्स पे करते हो। और आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, वो सब डिडक्ट होएगा। उसके बाद टैक्सेबल सैलरी बनती है, और इसके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही गई होगी सैलरी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो प्रैक्टिकल पे आएगा, जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस टॉपिक के बारे में। ऑलराइट, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें इनकम टैक्स की। और थैंक यू सो मच।